अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। इससे पहले जो 4 लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं वो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बिल्ट होती हैं, कैसे बनती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, डेफिनेशन क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। उसके बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे किया जाता है, उसको कैसे हल किया जाता है, उसके लिए इंटीग्रेशन अप्लाई होती है। उसके बाद इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, जनरल रूल हमने देखा। उसके बाद स्पेसिफिक रूल्स हैं कुछ इंटीग्रेशन के, वो देखे। उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक्सपोनेंट्स की इंटीग्रेशन। और उसके बाद हमने जो कांस्टेंट सी ऐड करते हैं उसको देखा कि उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, जो कि बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन से हमने देखा। मज़ीद हमने उसमें यह किया था कि कुछ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एग्जांपल्स ली थी और उनमें हमने सी की वैल्यू फाइंड की थी। तो इस लेक्चर में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन से आगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरह की होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, किस टाइप की होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनके, कितने कितने स्पेसिफिक उनके सॉल्यूशंस फाइंड हो सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या होती है, ऑर्डर कैसे मेजर किए जाते हैं, और उसकी लीनियरिटी कैसे देखी जाती है, नॉन लीनियरिटी कैसे देखी जाती है। तो ये अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को प्रॉपर स्टार्ट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम थी मेरे पास। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया था कि लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2 का एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, एक्सपोनेंट का। ये लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको दिया था, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ 16x एक्सपोनेंट ऑफ -x-9 इंटू डी एक्स। इसमें मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन था कि इसमें हमें सी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी आ रही या सी की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही। तो वो मैंने पहले आपको वो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ पहले। बाय पार्ट्स का फार्मूला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ बार एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें एफ ऑफ एक्स हम 16x रखते हैं और जी बार एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ -x-9। तो इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स से हम एफ बार एक्स फाइंड कर लेते हैं, डेट इज़ 16। एंड जी बार एक्स से हम जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ जी बार एक्स इंटू डी एक्स से हमें हासिल होगा। तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो माइनस एक्सपोनेंट ऑफ -x-9 आ जाएगा। सिंपल एक्सपोनेंट का जो रूल होता है कि एक्सपोनेंट के ऊपर जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से आप पूरे फंक्शन को डिवाइड कर दें तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब सी मैं यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सी अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे तो वो दूसरा जो सी होगा उसके साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक ही एंड पे कांस्टेंट यूज़ करेंगे जो तमाम कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास आ गई फार्मूले के अंदर रिप्लेस करने के लिए। एक एफ ऑफ एक्स आ गया, एक एफ बार एक्स आ गया और एक जी ऑफ एक्स आपके पास आ गया। ये तीनों चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं। अब इन तीनों अंडरलाइंड एक्सप्रेशंस को हम अपने फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। जब अपने फार्मूला के अंदर इसको पुट करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी 16x इंटू माइनस एक्सपोनेंट ऑफ -x-9 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्सपोनेंट ऑफ -x-9 इंटू 16 इंटू डी एक्स। तो 16x और माइनस एक्सपोनेंट ऑफ -x-9 को हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया -16x एक्सपोनेंट ऑफ -x-9। और उसके बाद 16 को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्सपोनेंट ऑफ -x-9 के साथ, तो वो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ -16 एक्सपोनेंट ऑफ -x-9 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से इसकी सिंपली इंटीग्रेशन हमने की है -16 एक्सपोनेंट ऑफ -x-9। इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपका -1 डेरिवेटिव इसका आता है। तो -1 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस ऊपर वाला और माइनस नीचे वाला ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे माइनस ही रह जाएगा। तो और सी हमने ऐड कर दिया फाइनल इसके अंदर। तो जो आंसर आपके पास आया वो -16x एक्सपोनेंट ऑफ -x-9 माइनस
16 एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स माइनस 9 प्लस सी। अब आप इसमें से चाहें तो -16 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालना चाहते तो कोई मसला नहीं, ये आंसर ठीक है आपका। अब हम इसमें अपनी कंडीशन पुट करते हैं। वो कंडीशन क्या थी कि अगर आपका x जो है वो 2 के इक्वल होता है तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y 10 आएगा। ठीक है, तो आप x की जगह 2 पुट करें और आप y की जगह 10 पुट करें, जिधर जिधर x था आपने वहाँ पे 2 पुट कर दिया। अब एक्सपोनेंट ऑफ -2 -9 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -11। तो एक्सपोनेंट ऑफ -11 को अगर आप कैलकुलेटर पे निकालें तो 0.00 आएगा आपके पास। इसमें 0.00005 आई थिंक 5 ज़ीरो के बाद 5 या 4 की एक एक्सप्रेशन आई, तो इसको हम ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये अगर आप ज़ीरो पुट करें तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनती है एक्सपोनेंट ऑफ -11 को अगर ज़ीरो पुट करते हैं तो आपके पास c इज़ इक्वल टू 10 के इक्वल आ जाता है। तो c 10 आ गया आपके पास। तो आपके पास c 10 आने के बाद जब आप इसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास इसका फ़ाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास c की वैल्यू के साथ है। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन था। इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चन भी इसके करने हैं। एक्सपोनेंट के ऊपर जो पावर बनेगी उसको कैलकुलेटर से सिंपली, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, सिंपली एक्सपोनेंट के बाद एक्सपोनेंट का बटन होता है, लॉग का जो होता है वो उल्ट होता है, एक्सपोनेंट ई लिखा होगा, तो शिफ्ट ई आप दबाएंगे तो आपके पास लॉग का इन्वर्स एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो उसके बाद सिंपली आपने नंबर आगे लगाना है कि किस नंबर का एक्सपोनेंट आपने लेना, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो अब ये दो आंसर आए हैं आपके पास, एक सी के साथ और एक सी के नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। अब इस सी वाले आंसर को हम क्या कहते हैं सोल्यूशन को, और सी की न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें पुट की गई है उसके आंसर को क्या कहते हैं, ये हमने अब इस पे अब हमने आगे चलना है कि ये कैसे इसके सोल्यूशंस होते हैं, इस सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, उस सोल्यूशन को क्या कहा जाता है। तो ये पिछले लेक्चर की एक्सरसाइज 2 का ये न्यूमेरिकल था जो मैंने इस क्लास में आपको रिपीट करवाया है। एक और क्वेश्चन था, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी बच्चों की कि वो सॉल्व नहीं हो रहा, वो भी लास्ट क्लास के बाय पार्ट्स का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 और होल पावर 7 इंटू dx। अब ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर 7, अगर आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो 3 टाइम इंटीग्रेशन इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई होगी। 3 दफ़ा बाय पार्ट्स हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व होगा। वैसे ओरिजिनली ये मिस्टेक हुई थी मेरे से, ये क्यूब नहीं था, ये स्क्वायर था, 3x² इंटू x² प्लस 5 की पावर 7, ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में 4th लेक्चर में जो बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इंटू एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब नहीं था, स्क्वायर था, x² प्लस 5 की होल पावर 7। अगर एक्स क्यूब हो तो बेहतर ये है, फिजिबल ये है कि हम इसको बाय सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करें। बाय पार्ट से भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन इस पर काफ़ी लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स पे तीन दफ़ा बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन से वो बड़ी सिंपली तरीके से क्यूब के साथ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनली ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ आपको ये 2 दफ़ा बाय पार्ट्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस पर। तो ये इसका हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि एक तो क्यूब नहीं है वो स्क्वायर, उसको करें, जो ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 5 था वो क्यूब नहीं था वो स्क्वायर था, और इस पे 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने अप्लाई करनी है, फिर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। क्योंकि अगर स्क्वायर अप्लाई करते हैं क्यूब नहीं अप्लाई करते तो ये बाय सब्सटीट्यूशन से सॉल्व ही नहीं हो सकता। अगर क्यूब अप्लाई करते हैं तो वो साफ नज़र आ रहा है कि इस पर बाय पार्ट्स लगनी नहीं चाहिए, इस पे जो है वो बाय सब्सटीट्यूशन तरीके से सॉल्व होना चाहिए। वो मेरी तरफ से मिस्टेक थी, वो क्यूब हो गया था मेरे से, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, लेकिन एक्चुअली वो स्क्वायर था। ये आप काइंडली इसको ठीक कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि नहीं। अगर नहीं होता तो ये फिर मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन फिर मैं करवा दूँगा, तो आप लोग कमेंट्स में लिख लीजिएगा कि सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं। So differential equation is an equation which involves derivatives
we examined differential equations when going from a derivative f bar to the corresponding antiderivative f. ऐसी इक्वेशंस जिनमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। और इसको एग्जामिन कब किया जाता है या इसका सोल्यूशन कब फाइंड किया जाता है या इसको एग्जामिन करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमने एफ़ बार से यानी डेरिवेटिव जो हमारे पास आया होता है उससे उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंटी डेरिवेटिव एफ़ की तरफ जाना होता है, यानी उस एफ़ बार से ओरिजिनल एफ़ की तरफ जाना हो तो हम उसको एग्जामिन करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? इफ़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव फॉर ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने मैथ वन में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी डेरिवेटिव लिए थे, जिसको हमने क्या कहा था, हमने उसके डेरिवेटिव लिए थे जिसमें हमारे पास एफ ऑफ वाई जो था वो फंक्शन होता था एक्स का और जी का। तो वो हमने काम किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो, या एक्स हो या जी हो या वाई हो, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसके डेरिवेशन के अंदर, तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। This type of differential equation is called an ordinary differential equation. डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ डिटरमिन्ड with number of total derivatives involved in differential equation and degree of equation determined with the power of equation. सो ऑर्डर कैसे पता चलेगा? ऑर्डर हमें इस तरह से पता चलेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, तो कितने आपने डेरिवेटिव इन्वॉल्व किए हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। इस तरह का ऑर्डर पता चल जाएगा। डिग्री कैसे पता चलेगी? डिग्री पता चलेगी कि उसकी इक्वेशन की होल पावर क्या है। अगर 1 है तो वो डिग्री 1 की होगी, अगर उसकी होल पावर 2 है, स्क्वायर में है, तो वो सेकंड जो है वो आपकी डिग्री होगी, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, हायर डिग्री, तो सेकंड के बाद हायर डिग्री पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये इसकी डिग्री क्या है और उसके और कितने डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, तो उससे हमें ऑर्डर पता चलेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं। एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वाई बार, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, या इसको हम वाई बार भी लिख सकते हैं। वाई बार, बार का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव, वाई बार इज़ इक्वल टू 2x। तो ये एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इसके अंदर, और 2x की जो पावर है वो होल पावर जो है वो, सॉरी, डी वाई ओवर डी एक्स की जो होल पावर है वो 1 है, वो 1 है। सो इसमें आपके पास कैसे पता चला? ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है। अगर ये डबल बार लगा दें तो डबल बार का मतलब है कि ये 2 दफ़ा डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है इसके अंदर, 2 दफ़ा डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है इसके अंदर, यानी वाई बार से दोबारा डेरिवेटिव लिया तो वो वाई डबल बार बना, या डी वाई ओवर डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव लिया डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, तो वो आपके पास आंसर आया 2, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और वाई डबल बार या डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की फिर होल पावर 1 है, तो डिग्री 1 है। तो ये वाली जो सेकंड है ये सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, और जो थर्ड वन है वो सेकंड ऑर्डर, अब यहाँ पे उसकी होल पावर में स्क्वायर है, तो ये आपकी सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से 3 बार्स हों तो वो थर्ड ऑर्डर सेकंड डिग्री। तो इस तरीके से हम पता चलेगा हमें कि हम कौन सी ऑर्डर्ड की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और इस इक्वेशन की डिग्री कौन सी है। Solution of differential equations. A solution of differential equation is a function not containing derivatives which satisfies the original differential equation। ये हमने कर लिया है, यानी उसका सोल्यूशन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, और वो सेटिस्फाई भी करेगा ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को। सेटिस्फाई कैसे करेगा? वो फंक्शन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है उसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर आना चाहिए। तो ये हमने काफ़ी दफ़ा कर ली, ये इसका सोल्यूशन है।
इस सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, वन इज़ कॉल्ड जनरल सोल्यूशन एंड अदर इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये भी हमने कर लिया वह, सिर्फ अब हम ये देखेंगे कि इसमें से जनरल सोल्यूशन कौन सा था और पर्टिकुलर सोल्यूशन कौन सा था। तो पहले जनरल सोल्यूशन, इट इज़ अ सोल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखें, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की, इंटीग्रेशन अप्लाई करके एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया, एक कांस्टेंट सी ऐड कर दिया था। तो यहाँ तक जो सोल्यूशन हमने किया था इसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उस पर या बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, और इस बाउंड्री या इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके हमने कांस्टेंट के लिए एक नंबर सी के लिए एक नंबर जो है वो हमने फाइंड कर लिया, और फाइंड करके उस जनरल इक्वेशन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर हमने पुट कर दिया। तो फिर जब कौन सी का एक नंबर हमने पुट कर दिया, तो इस तरह का जो सोल्यूशन आया था उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। सो in this solution a specific value is assigned to the constant of integration based on initial और boundary condition। सो वही बात जो मैंने आपको बताई है कि कांस्टेंट को एक नंबर असाइन कर देंगे, फाइंड करेंगे कांस्टेंट का नंबर क्या है और वो कैसे फाइंड होगा, इट बेस्ड ऑन इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन। तो ये दो सोल्यूशन हमने कर लिए हुए हैं, जनरल सोल्यूशन भी हमने कर लिया हुआ और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कर लिया हुआ। सो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एक वाई डबल बार इज़ इक्वल टू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 5। सबसे पहले तो हम इसकी देखते हैं कि इसकी ऑर्डर और इसके आपके पास डिग्री क्या है। कितने डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, वाई बार का मतलब है एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, वाई डबल बार का मतलब है दो डेरिवेटिव, और साथ हमें पता भी चल रहा है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इससे मतलब ये हमने दो दफ़ा इसका डेरिवेटिव अप्लाई किया हुआ है। तो आपके पास इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर, और डिग्री क्या है, फर्स्ट डिग्री। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए इसका सोल्यूशन निकालें, और अभी हमने देखा है कि सोल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सोल्यूशन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। सो ये दो दफ़ा डेरिवेट हुआ है, तो कितनी दफ़ा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, दो दफ़ा। एक दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाई डबल बार से किसकी तरफ मूव हो जाएगा, वाई बार की तरफ। फिर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाई बार से वाई ओरिजिनल वाई, अभी वाई बार में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, अभी उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड हुआ। तो उसके बाद दोबारा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह की जब फंक्शन जब दो बार जब वाई बार ख़त्म हो जाएगा तो उसका जो फंक्शन हमारे पास आएगा उसमें अब डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये उसका सोल्यूशन है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब कंडीशंस भी दो होंगी इसमें, क्योंकि दो दफ़ा इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, दो सी निकलेंगे तो दो सी के लिए कंडीशंस भी दो होंगी। कंडीशंस आर वाई बार इज़ इक्वल टू 4 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2। जब आप पहली दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे और आप वाई बार तक पहुंचेंगे तो उस इंटीग्रेशन का जो सी होगा उसके लिए कंडीशन आपको दी है वाई बार इज़ इक्वल टू 4 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2। और जब आप दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे और वो बात आपकी वाई बार से वाई पे आएगी तो आपके पास उसके लिए कंडीशन दी हुई है वाई इज़ इक्वल टू 10 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो दो कंडीशंस हैं। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। अब उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी होगी, तो इसका सोल्यूशन अब हम करते हैं। पहले इसका हमने ऑर्डर और डिग्री बताई है, दिस इज़ दी सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वाई डबल बार से वाई बार कैसे पता चलेगा, वाई बार इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डबल बार इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डबल बार की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स। अच्छा, जब आप x माइनस 5 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस C1 इसके साथ इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट आएंगे, एक फर्स्ट कांस्टेंट होगा पहली इंटीग्रेशन अप्लाई करके, एक सेकंड कांस्टेंट होगा सेकंड इंटीग्रेशन अप्लाई करके। तो ये आपके पास C1 आया पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करके, तो जो अब आपका वाई बार आ गया, देखें लेफ़्ट साइड पे वाई डबल बार की जगह,
तो वाई बार का आपको कितना दिया 4, और तब आपको एक्स कितना था 2। तो ये फर्स्ट कंडीशन हम इसमें पुट करते हैं। जब हमने इसमें फर्स्ट कंडीशन पुट की तो वाई बार की जगह 4 पुट किया और एक्स की जगह आपने 2 पुट किया, और C1 आपने निकाल लिया, डेट इज़ 12। तो C1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें हम, डेट इज़ 12। तो अब y कैसे फाइंड होगा? अब y ऐसे फाइंड होगा कि आप इंटीग्रेशन कर दें y बार की विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब आपका y बार क्या है, हाफ एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 12। C1 था ना आगे, माइनस 5x प्लस C1, तो C1 की वैल्यू हमने 12 फाइंड की हुई है। तो C1 की जगह C1 की वैल्यू पुट की और दोबारा इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई की इस पर। तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 1/6 एक्स क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्र प्लस 12x प्लस C2। अब ये C2 ये शो कर रहा है कि ये दूसरी दफ़ा इंटीग्रेशन करके जो कांस्टेंट आया था वो ये वाला था। अब उसके लिए कंडीशन आपको क्या दी गई थी कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 योर y इज़ इक्वल टू 10। तो अब जब आप इसमें वो कंडीशन पुट करते हैं तो C2 आपके पास 10 आ जाता है। तो आपकी अब देखें यहाँ पे जो y आपके पास बन गया, y इज़ इक्वल टू 1/6 एक्स क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्र प्लस 12x प्लस 10। अब इसमें कोई डेरिवेटिव अभी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपका सोल्यूशन है, ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अब इसमें दो जनरल सोल्यूशंस हैं और दो ही पर्टिकुलर सोल्यूशन हैं। जनरल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें सी इन्वॉल्व है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें सी की वैल्यू आपने उसमें पुट कर दी हुई है, फाइंड कर ली हुई है। तो इसको आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। सेटिस्फाई कैसे करना है कि इसका y का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, वो y बार के बराबर आना चाहिए, और y बार का दोबारा डेरिवेटिव लें, वो y डबल बार के बराबर आना चाहिए, जो फाइनल आपका एक्सप्रेशन थी क्वेश्चन के अंदर। तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आगे आप हम मूव करते हैं डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल। थोड़ी सी समरी इसकी मैं आपको पहले बता दूं। ये जितने भी इंटीग्रल हमने, इंटीग्रल क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो फंक्शन आपके पास आ रहा है वो इंटीग्रल है। अच्छा, अब जो इंटीग्रल आप इक्वेशनल फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं उसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल। और अगर इसका आप एक न्यूमेरिकल नंबर फाइंड कर लेते हैं तो वो आपका कहलाता है डेफिनिट इंटीग्रल। इक्वेशनल फॉर्म है इनडेफिनिट, और अगर आप इसका एक न्यूमेरिकल नंबर फाइंड कर लेते हैं तो वो है डेफिनिट। सो डेफिनिट इंटीग्रल अब हम फाइंड करते हैं, इनडेफिनिट हमने कर लिए हुए हैं। डेफिनिट इंटीग्रल इज़ अ रियल नंबर विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, ये बहुत आसान है। इसको एक दफ़ा हम थ्योरी इसकी देखते हैं, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा बहुत आसान है। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को अप्लाई करके हम इनडेफिनिट इंटीग्रल से डेफिनिट इंटीग्रल यानी कि एक रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस स्टेट्स दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द definite integral of a continuous function f of x over the interval from a to b is given by the indefinite integral f of x plus c evaluated at the upper limit of the integration b minus the same indefinite integral f of x plus c evaluated at the lower limit of the integration a। दिस इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्या कह रहे हैं कि जो आप इनडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करते हो उस इनडेफिनिट इंटीग्रल में आपको एक लिमिट दी होगी, एक अपर लिमिट होगी और एक लोअर लिमिट होगी। उस अपर और लोअर लिमिट को कैसे हमने सॉल्व करना है कि हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल आ जाए, कि आपने सेम इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है, फिर आपने जो है वो, और अपर लिमिट इसमें कौन सी है, b, और फिर आपने उसी पहले मतलब आपने
क्या किया, आपको लिमिट दी होगी, एक अपर लिमिट दी होगी, एक लोअर लिमिट दी होगी। आपने जो इंडेफिनिट इंटीग्रल लिया है, फाइंड किया है, उसके अंदर पहले आपने अपर लिमिट बी पुट कर देनी है जो आपको दी होगी, और फिर आपने उसी के अंदर लोअर लिमिट पुट कर देनी है जो कि ए है, जो आपको गिवन होगी। और पहले जो आपने एक नंबर निकाला है अपर लिमिट फाइंड करके, उसमें से जो लोअर लिमिट सेम इनडेफिनिट इंटीग्रल में पुट करके निकाला था, उसमें से उन दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास डेफिनिट इंटीग्रल आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो इनडेफिनिट इंटीग्रल आपने फाइंड किया है, जो इक्वेशनल फॉर्म में आपने फाइंड की है, उसमें पहले आप अपर लिमिट पुट करें, माइनस उसी में लोअर लिमिट पुट करें और उसको सॉल्व कर लें। सो बहुत इजी है, इस तरीके से आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा। अच्छा, और बहुत इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिंस सी इज़ कॉमन टू बोथ। अब देखें, सेम डेफिनेट इंटीग्रल में से हम माइनस कर रहे हैं, अपर यानी जब आप पहले वाली में पुट करेंगे वो प्लस का सी होगा, और उसी में जब आप लोअर वाली में पुट करेंगे वो माइनस का सी होगा। तो प्लस माइनस कांस्टेंट तो सेम होंगे, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंस सी इज़ कॉमन टू बोथ, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ एलिमिनेटेड इन ए सब्सट्रैक्शन। तो जब हम इस चीज़ को हमने समझ लिया कि सेम इनडेफिनिट इंटीग्रल के सी को सेम इनडेफिनिट इंटीग्रल के सी के साथ आप माइनस कर रहे हैं, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस माइनस वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर लिमिट्स पुट करेंगे तो सी को यूज़ ही ना करें। सी को अगर यूज़ ना करें तो आपके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ठीक आएगा। तो हम इसको सी को यूज़ किए बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, जो अपर लिमिट है बी वो इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर की तरफ लिखी जाती है, और जो लोअर लिमिट है ए वो इंटीग्रेशन के साइन के नीचे की तरफ लिखी जाती है, ए इंटीग्रेशन ऑफ बी, ठीक है। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन जो है वो उसकी लिमिट क्या है, ए टू बी। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब इंटीग्रेशन नहीं हुई होती तो इंटीग्रेशन के साइन के साथ इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इंटीग्रेशन के साइन के नीचे लोअर लिमिट और इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर अपर लिमिट। और जब इंटीग्रेशन हो जाती है तो एक स्ट्रेट बार लाइन लगा के ऊपर की तरफ लोअर लिमिट और नीचे की तरफ ऊपर की तरफ अपर लिमिट और नीचे की तरफ लोअर लिमिट लिख जाती है इंटीग्रेशन के बाद। और वो कैसे सोल्व होगी, एफ ऑफ एक्स यानी एक्स की जगह अपर लिमिट एक दफ़ा अप्लाई करके और माइनस उसी एफ ऑफ एक्स की जगह एक दफ़ा लोअर लिमिट अप्लाई करके। ये फंडामेंटल थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है, जर्नल फॉर्म में लिखा गया। तो एग्जांपल क्या है इसकी, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स, और उसकी लिमिट क्या है। अब ये लिमिट, अच्छा अब ये एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो लिमिट है ये कौन से वेरिएबल की है, डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिमिट किया जाता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिमिट किया जाता है। अभी हम इसकी आगे मज़ीद जाके डायग्राम भी बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेट इज़ एक्स, एक्स को लिमिट करके हम देखते हैं कि वाई कितना आता है। ओके, ये लिमिट है एक्स की। दोबारा एग्जांपल में हम रीड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10 ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और x की लिमिट कितनी है 1 to 4। अब इसमें लोअर लिमिट जो होगी वो a होगी और अपर लिमिट जो होगी वो b होगी। 1 to 4 इसकी लिमिट है, यानी a 1 to 4 का मतलब 1 2 4 नहीं है, इसका मतलब 1 से लेकर 4 तक। तो इसमें जो लोअर नंबर होगा वो लोअर लिमिट होगी, जो अपर नंबर होगा वो अपर लिमिट होगी। तो इसको हम शो इस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर अपर लिमिट और इंटीग्रेशन के साइन के नीचे लोअर लिमिट। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं 10x की, तो आपके पास आंसर आता है 5x²। अब c मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि c ने कैंसिल आउट हो जाना है। तो अब इंटीग्रेशन होने के बाद इसको हम बार लगा के अपर लिमिट ऊपर शो कर दी बार के और लोअर लिमिट नीचे शो कर दी बार के। और इसको इवेल्यूएट कैसे करना है, सेम इनडेफिनिट इंटीग्रल में अपर लिमिट पुट करें माइनस उसी सेम
इनडेफिनिट इंटीग्रल में लोअर लिमिट पुट करें। आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल आया था 5x², इसमें अपर लिमिट पुट की 4 माइनस इसी में सेम में लोअर लिमिट पुट की डेट इज़ 1। इसको सॉल्व किया तो आपके पास डेफिनिट इंटीग्रल आ गया 75। सो ये तरीका है इसका, बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ + 6x इंटू dx, और इसकी लिमिट है 1 से 3 तक, 1 to 3, 1 इज़ a एंड 3 इज़ b। और इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है x⁴ + 3x², और इसको हमने लिखा है बार लगा के, अपर लिमिट उसके ऊपर वाली साइड पे और लोअर लिमिट उसके नीचे वाली साइड पे। अब यहाँ पे जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो आपके पास है x⁴ + 3x²। इसी पूरे इनडेफिनिट इंटीग्रल में आप अपर लिमिट पुट कर दें जो कि 3 है, माइनस इसी इनडेफिनिट इंटीग्रल में आप लोअर लिमिट पुट कर दें जो कि 1 है। ये नीचे वाले स्टेप में वो किया हुआ है। पूरे इनडेफिनिट इंटीग्रल में जिधर x था वहाँ पे 3 पुट कर दिया, माइनस उसी इनडेफिनिट इंटीग्रल में जहाँ पे x था वहाँ पे लोअर लिमिट डेट इज़ 1 पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया डेट इज़ 104। सो ये स्टेप है इनडेफिनिट इंटीग्रल से डेफिनिट इंटीग्रल की तरफ वापस आने का। एक और एग्जांपल है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² ओवर x³ + 1² इंटू dx, फाइंड द इनडेफिनिट इंटीग्रल विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनडेफिनिट इंटीग्रल यानी कि ये आपको इक्वेशनल फॉर्म में इंटीग्रल मांग रहे हैं जिसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है, जो हमने पहले किया हुआ है। और फाइंड द इनडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड द डेफिनिट इंटीग्रल व्हेन अपर लिमिट इज़ 2 एंड लोअर लिमिट इज़ 0। इसको यूँ भी लिखा जा सकता था, फाइंड द डेफिनिट इंटीग्रल व्हेन लिमिट ऑफ x इज़ 0 to 2, 0 to 2। अब इसमें a और b नहीं बताया गया, जो छोटा नंबर होगा वो a होगा और जो बड़ा नंबर होगा वो b होगा। सोल्यूशन इसका हमने सिंपली इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, जो हमने कई दफ़ा किया हुआ है। x³ + 1 को हमने u लेट किया, उसके बाद du ओवर dx निकाला और उसको dx की फॉर्म में ले आए। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u एंड dx इन द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आपने पुट की u की जगह u की वैल्यू और dx की dx की वैल्यू पुट की, तो 3x के 3x² के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर -2 इंटू du। तो आपने जब उसकी इंटीग्रेशन की तो आपके पास आंसर आ गया -u की पावर -1 + c। और इसको अब इंटीग्रेशन हो चुकी है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, बार लगा के लोअर लिमिट बार के नीचे और बार लगा के लोअर लिमिट उसके ऊपर। अब ये u की फॉर्म में थी, इसको ओरिजिनल x की फॉर्म में लाने के लिए u की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा y का, y = 1/x³ + 1। और c मैंने ख़त्म कर दिया है क्योंकि जब हम इसको, आप करके भी देख लीजिएगा, c के साथ इसको सोल्व करके देखिएगा, c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब क्या इनडेफिनिट इंटीग्रल आपके पास क्या आया है, -1/x³ + 1। ये आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रल है और आपके पास लिमिट क्या है, 0 to 2। तो आपने पहले क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले इस पूरे इनडेफिनिट इंटीग्रल में 2 पुट करना है, माइनस इसी सेम इनडेफिनिट इंटीग्रल में 0 पुट करना है। ये आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। -1 ओवर x की जगह आप अपर लिमिट पुट की है डेट इज़ 2, और माइनस सेम के अंदर लोअर लिमिट पुट की है डेट इज़ 0। तो आंसर इनडेफिनिट इंटीग्रल से डेफिनिट इंटीग्रल ये लिमिट पुट करके क्या आया, 8/9। तो इस तरीके से आपको जो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें कि आपको इस लेक्चर से पहले जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे उन सब को आप सॉल्व करें। उन सब के लिए आप अज्यूम्ड a एंड b फाइंड करें, चाहे ये नीचे जो आपको एक्सरसाइज 1 दी हुई है, सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन इन लास्ट क्लास ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन
एंड फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल इफ़ b इज़ इक्वल टू 5 एंड a इज़ इक्वल टू 0। इसी लिमिट को यूज़ करके आप तमाम क्वेश्चंस के लिए जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करें।